मरुमंगला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं केयर्न ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूं सुषमा और लेकर आई हूं आप सभी के लिए मरुमंगला का 9वां अंक। कब किसके और कैसे भाग्य परिवर्तन हो जाए ये सब एक रहस्य है, लेकिन इतना भी सत्य है कि हालात अच्छे या बुरे हों, बदलते जरूर हैं। संसार के इसी नियम ने बाड़मेर की सदियों पुरानी समस्या से निजात दिलाकर उसे एक अलग ही मुकाम पर खड़ा कर दिया। परिवर्तन की ये धारा पानी बनकर ऐसी बही कि इसमें यहाँ सदियों पुरानी शिकायतों को भी धो डाला। आज ये दादा पोती कौन सी बातचीत में लगे हैं, आइए हम भी सुनते हैं। हे लाडे सर मारा बेगावा जी, लाडे सर मारा बेगावा जी। ओह भैया, आज हमारी गुड़िया खामोश क्यों है? हैं? कहीं बाहर जाने की जिद है, न कोई कहानी सुनाने की जिद की है। क्या बात हो गई? शहर की याद तो नहीं आ रही ना? नहीं दासा, कोई शहर की याद नहीं आ रही है, बल्कि आपने जो भी इतना कुछ बता दिया है ना, सच कहूँ अब तो मेरा यहाँ से जाने को मन ही नहीं करता। ओ, तो फिर मेरी गुड़िया आज इतनी चुप चुप क्यों है? दासा, आप भी ना, मैं कुछ सोच रही थी। अरे बाप रे, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा काम? लगता है कोई बड़ा बोझ आने वाला है मुझ पर। क्या दासा, आप तो आज मजाक पर उतरे हुए हो। अरे बेटा, अब यहाँ मेरे आसपास और कोई है तो नहीं जिससे मैं कुछ और कहूँ कि तुम मुझे भाई परेशान करो और मैं तुम्हें। आप भी ना दासा, मैं इतना सीरियस होकर कुछ सोच रही हूँ और आप हैं कि मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो। ओहो, जरा मैं भी तो जानूं कि हमारी रानी बिटिया क्या सोच रही है। क्या ये मुझे फिर से कोई नई बात जानने और व्यस्त रखने की तैयारी में तो नहीं है? आप बिल्कुल सही समझ रहे हो दासा, मेरे दिमाग में बिल्कुल ऐसा ही कुछ चल रहा है। हे भगवान, ये लड़की मुझे चैन से जीने नहीं देगी। अच्छा बता बेटा, अब क्या पूछना है? मुझे ना ये जानना है दासा कि एक समय था जब बाड़मेर में पानी की इतनी कमी थी ना, अचानक ऐसा क्या हो गया जो ये सब, मेरा मतलब अब इतनी तरक्की और खेती का ये बदला हुआ रूप, ये सब बिना पानी की तो संभव नहीं था। समझ गया कि तू क्या जानना चाह रही है। दासा, समझ क्या कर रहे हो? अरे जब समझ ही गए हो तो फिर देर किस बात की है? बताना शुरू क्यों नहीं किया अभी तक? हे भगवान, सुन बेटा, पानी की ये कहानी शुरू होती है जानवरों की प्यास से। कुछ साल पहले की बात है, केयर्न वेदांता ने तेल उत्खनन के दौरान आसपास के लोगों और मवेशियों की समस्या को बहुत करीब से देखा, उसको महसूस किया। यहीं से उन्होंने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए पानी की खोज के लिए सर्वे कराना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? पानी कहाँ से? अरे बोलने तो दे, तू बीच में ही आ। अच्छा, आप बताओ। अब सर्वे से क्या होना था, जगह जगह खारा पानी निकलता रहा, लेकिन केयर्न वेदांता ने हार नहीं मानी और एक दिन क्या हुआ दासा? आखिर उनका विश्वास जीत गया और बाड़मेर के आसपास कुछ जगहों पर मीठा पानी निकलना शुरू हो गया। सबके चेहरों पर चमक आ गई, क्योंकि सब जानते थे कि यहीं से हमारे जीवन में सुख का रास्ता शुरू होने वाला है। केयर्न वेदांता ने रातों रात ट्यूबवेल खुदवाए। ओह, तो ये बात है। अरे बात यहीं तक नहीं है बेटा, उनके सामने एक चुनौती और आकर खड़ी हो गई कि भाई मोटर चलाकर पानी निकालने के लिए बिजली नहीं थी। अरे हाँ, फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, इसका भी इंतजाम किया उन्होंने। वो कैसे? वो ऐसे कि ट्यूबवेल के ऊपर सोलर पैनल लगाया गया जो सूरज की रोशनी से चलता था। उसी से बिजली बनाकर पानी नियमित रूप से निकाला जाने लगा।
ट्यूबवेल का पानी नाड़ी में डाला जाता और वहां से हजारों की संख्या में जानवर और पक्षियों की प्यास बुझाने का इंतजाम होता। अरे वाह, ये तो कमाल ही कर दिया केरन वेदांता ने। हाँ बेटा, इस ट्यूबवेल ने वन्य जीवों और अन्य जानवरों को ही जीवन दान नहीं दिया, बल्कि यहीं से बाड़मेर के एक नए और उज्जवल भविष्य के इतिहास लिखने की शुरुआत हुई। इस मीठे पानी को संचय करके नाड़ी के पास ही एक बड़ी नर्सरी बनाई गई, जहां मीठे पानी से हजारों पौधे तैयार किए गए, जिससे न केवल यहाँ के लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर खुले, बल्कि यहाँ पर पर्यावरण की रक्षा के लिए भी काम होना शुरू हो गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अब सबको यहाँ एक रास्ता मिल चुका था, जिस पर चलकर हम निश्चय ही एक उज्जवल भविष्य को प्राप्त करते। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है दासा। अब मैं समझी कि आज बाड़मेर में जो बदलाव है उसकी कहानी यहाँ से शुरू हुई है। आप भी ना दासा हद करते हैं, जो बात सबसे पहले बतानी थी वो अब बता रहे हो, और वो भी पूछने पर। अरे बेटा, बात ऐसी है कि बूढ़े हो गए हैं ना, याद आते आते आता है, और ऊपर से तेरे सवालों की बंदूक में कभी गोलियां खत्म ही नहीं होती। दिन भर अपने दासा पर चलाती रहती है। ओके ओके मेरे प्यारे दद्दू, अब मैं बीच में नहीं बोलूंगी। लो अपनी उंगली रख ली होठों पे, अब आगे बताओ। अरे बताना क्या है बेटा, उसके बाद जो भी हुआ वो हम सब लोगों के लिए जादू जैसा था। बस जो हो रहा था उसे हम आश्चर्य से देखते रहे, क्योंकि अब वो सब हो रहा था जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आप अभी पर्यावरण की बात कर रहे थे, तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर्यावरण को बढ़ावा देने या बचाने के लिए क्या क्या इंतजाम है? बस इतनी सी बात। अरे बिटिया रानी, आज बाड़मेर आते वक्त रास्ते में जो हरियाली दिख रही है ना, कभी ऐसी हरियाली हम किताबों में फोटो में देखा करते थे। मान ली आपकी बात, पर पर्यावरण। अरे ये नहीं मानेगी। सुन बेटा, यहाँ की मिट्टी में जलवायु का घनत्व बढ़ गया। इसी वजह से पहले यहाँ पिछले 10 सालों की बरसात की औसत दर 277 मिलीमीटर से बढ़कर 550 मिलीमीटर तक हो गई। है ना आश्चर्य की बात? हाँ, सच कहा, इतना बदलाव। इसके अलावा बाढ़ के बाद कवास के आसपास भूजल स्तर भी बढ़ गया। लूणी नदी का प्रवाह बालोतरा होते हुए यहाँ तक पहुँचता है। इसके अलावा जानवरों की मृत्यु दर में भी कमी आई है। केरन वेदांता ने यहाँ पर खराब प्लास्टिक के निस्तारण की भी व्यवस्था कर रखी है। अरे वाह, इतना सब कुछ किया है केरन वेदांता ने। और सुन, खुले पार्कों का निर्माण किया, जिससे यहाँ धूल मिट्टी से निजात मिले। गंदे पानी की निकासी का उचित प्रबंधन किया जा रहा है। जैविक कचरे को साफ करने की भी पूरी तैयारी है। अरे और तो और, यहाँ कचरा जलाने पर पाबंदी भी है। अरे बाप रे, इतना सब कुछ। इतना है तभी तो हम बाड़मेर वासी शुद्ध हवा में सांस ले रहे हैं। इसके अलावा यहाँ अवैध खनन और कटाव पर पुलिस और खनन विभाग पूरी तरह निगरानी बनाए रखता है। सड़क बन गई, जिससे सुरक्षा एजेंसी और आम आदमी दोनों के लिए सुविधाएं बढ़ गई है। उसी का नतीजा है कि यहाँ पर जिप्सम, खड्डी और चाइना क्ले का उत्पादन भी बढ़ गया, और यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ गए हैं। इतना सब कुछ मैं नहीं मान सकती। अरे तू माने या ना माने, हमारी तो जिंदगी ही बदल गई है। लेकिन लगता है अभी तक तेरा पेट भरा नहीं है, और भी बहुत कुछ है जो तेरे पेट में कुल बुला रहा है। क्यों? हाँ दासा, आप तो जानते ही हो कि मुझे आधी अधूरी बात अच्छी नहीं लगती। बात का मजा ही तब है जब वो पूरी कही जाए और पूरी ही समझ में आए। हाँ ठीक है बेटा, अब जो बच गया चल वो भी बता देता हूँ। ये हुई ना बात मेरे प्यारे दद्दू। हाँ तो दासा आगे बताइए। मैं बता तो दूंगा, लेकिन एक बात बता, इसके बदले में तू मुझे क्या देगी? मैं आपको ताजा ठंडा मीठा पानी, जो मैं अपने हाथों से लोटे में भर कर लाऊंगी। भाई बहुत शैतान हो गई है ये लड़की। चल अब आगे सुनाता हूँ। बेटा,
पानी आने से और यहाँ की जलवायु में सुधार होने से यहाँ पर हर्बल प्लांट की खेती भी जोर पकड़ने लगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वो पौधे होते जो दवाई बनाने के काम आते हैं। क्या क्या क्या? दवाई बनाने के? मतलब दासा, मैं समझी नहीं। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप जरा खुल के बताओ ना। अरे अभी तक कुछ छुपाया है मैंने जो खुल के बताऊंगा। अच्छा बाबा, अच्छा, हाँ आप तो बताओ। हाँ बेटा, यहाँ पर लगभग 500 प्रजातियों के औषधीय पादप हैं जो लगातार यहाँ आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और एलोपैथी के काम आ रहे हैं। इनकी पहचान करने और दवाई बनाने के लिए यहाँ के मालबेरिया, भील, लंगा, मांगनियार, नट, राइका, भोपा, बंजारा और गाड़ोलिया लोहार जाति के लोग विशेषज्ञ माने जाते हैं। क्या बात कर रहे हो दासा, ये सभी जातियाँ? सच कहूँ ना दासा, मेरा तो दिमाग चकरा रहा है। अच्छा एक बात आप और बताओ, आपको औषधीय प्लांट इन सब के नाम याद है? हाँ क्यों नहीं। सुन, बान तुलसी, रोहिड़ा, कपलफोरी, सफेद संतो, नीम, केर, खेजड़ी, अरंडी और वो क्या, खीपड़ा, आंख, लूणी, कुल्फो, कंकेड़ो, हुक्का बेल। बस 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 करो दासा, बस करो, इतने ही बहुत हैं। अरे नहीं, अभी तो और भी बहुत सारे नाम हैं, वो भी तो सुन। आपके ना इतना बोलने से मेरी तो सांस फूलने लगी दासा। मैं आपके लिए पानी का लोटा लेकर आती हूँ। खाली पानी पिलाएगी या कुछ खिलाएगी भी? अरे खिलाऊंगी क्यों नहीं, बोलिए क्या खाएंगे आप? अभी रामपाल दादाजी की बाड़ी से तोड़ कर लाती हूँ। समझ गया। अब तू मुझे वहाँ तक की परेड अलग करवाएगी? रहने दे भाई। अरे भाई मुझे कुछ नहीं खाना है। आपको नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, पर इस बच्ची को तो खाना है ना। आप चलिए ना मेरे साथ दासा, अपन दोनों तोड़ कर लाते हैं, फिर आप काटना और दोनों दादा पोती मिलकर खाएंगे। अच्छा, काटू भी मैं ही है ये बात? दासा आप बड़े हैं ना, चलिए ना। चल भाई चल, तुझे कौन मना कर सकता है? मेरे प्यारे दासा, चल मेरी गुड़िया। सब जानते हैं ना कि न जाने कब से यहाँ के लोग पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। ऐसे में एक दशक पहले केन वेदांता ने वन्य जीवों के लिए पानी उपलब्ध करवाने की कोशिश में जमीन में उपलब्ध पानी का मशीनों से सर्वे करवाया। तब गायना भाकर मंदिर के पास मीठे पानी की उपलब्धता का पता चला। हमारे साथ हैं सरपंच बाहेर चंद्र खत्री। सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। बाहेर चंद खत्री साहब नमस्कार। राम राम। नमस्कार, राम राम साहब। बाहेर चंद जी, आप बताइए, ये जो आपका ग्रीन बेल्ट था नगर क्षेत्र में, ये 10.5 हेक्टेयर में आपने डेवलप किया है, तो ग्रीन बेल्ट डेवलप करने का विचार कैसे आया? हाँ, वो कैन का भी थोड़ा सहयोग रहा था। कैन का ऐसा हमको लगाना है, तो मैंने कहा यहाँ करीब 750 बीघा जमीन पड़ी है हमारी पंचायत के अंदर, और इसको यदि ये बबूल है खड़े सारे, ये बबूल कटवा के बबूलों के अंदर जाने के लिए भी जगह नहीं थी। फिर हमने करीब 3-4 जेसीबी एक साथ ही लगाई। उन्होंने कहा जल्दी कर दो, तो मैंने साफ करवा दिया, करवा के लाइनिंग करके खड्डे किए और पौधे लगाई नीम के वगैरह। वो बरसात का भी मौसम था, टंकियों से पानी देते थे और अच्छा लग गया। जितने भी पौधे हमने करीब 5000 से 12 पौधे लगाए, सारे के सारे पौधे लगे, और आज बस अब सब ये छाया से ऊपर हो गए हैं करीब। और अभी जाते हैं वहाँ हर हफ्ते, जिज्ञासा देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं है। उससे क्या है कि हमारे बाद में भी होगा तो हमारे यहाँ पशुओं के लिए और पर्यावरण के लिए भी ये एक अच्छा साधन बन जाएगा। नहीं तो खारी बावलियां लगी हुई थी, उससे क्या पानी भी हमारे एरिया का खराब गया था, तो उनको हटा दिया, बिल्कुल ही साफ कर दिया। उनको बबूल की तो कुछ अंदर रखी नहीं। फिर अब बोरडी के पौधे हैं ये, और दूसरे ये सरगुड़ा है, नीम है, ऐसे सारे पौधे लगाए हमने। तो अभी छाया भी हो गई है, और फिर ये छोड़ भी देंगे या आगे पीछे भी कर देंगे तो भी हमारी गायों के लिए और चरवा के लिए हो जाएगा, और पर्यावरण का तो है ही, शुद्ध वातावरण बनेगा। अच्छा, जो आपने पौधे बोए थे बोरडी के, नीम के, और जब आपने इसको विकसित करना शुरू किया था तो शुरू में कुछ दिक्कतें आई थी? दिक्कतें हमारे तो क्या है कि उस साल तो बरसात भी अच्छी हो गई, और नहीं तो टैंकर थे हमारे, उससे हमेशा पानी पिलाते रहते थे। और फिर क्या कुछ शुरू करते तो होता ही है कि वो कहते हमारे यहाँ बकरियां
मेरे की आप रोक दोगे और हमारे कैसे बैठेगा मामला। उनको कहा भाई आपके लिए ये बाद में खुला होगा था, आपके तजिएगा और ये छाया भी रहेगी, नीम से पत्तियां वगैरह जो भी होगा खाएंगे, ये बबूल तो आपके क्या काम के आएंगे। तो इस तरह से समझाइश कर शुरू करना पड़ा, थोड़ा शुरू करने में दिक्कत आती है। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे कि आपके क्षेत्र में तो खारा पानी है, सिंचाई के लिए आप टैंकरों से व्यवस्थाएं करते हैं? पहले टैंकरों से की थी, उसके बाद में तो खारा पानी है तो भी वो पंप लगा दिया था और पानी वो जाता था, उससे पौधों कोई फर्क नहीं पड़ता था हमारे। पहले तो हमने काफी 12 महीने तक तो टैंकरों से पानी डाला, क्योंकि बड़े हो जाते हैं नहीं, तो फिर उसमें पानी की इतनी दिक्कत नहीं आती है खारे की। अब तो बहुत बड़े हो गए हैं। तो पौधों की सुरक्षा के लिए कुछ बाड़ लगाई या आपने कुछ? हाँ, कांटेदार तार लगाई। पहले इन्होंने कहा कि भाई आप 3 तार लगा दो, नहीं मैं जाली लगानी पड़ी, जाली के सिवा ये डेवलप होगा नहीं। तो फिर हमने जाली लगाई, पहले जाली लगा के फिर काम शुरू किया। पहले जो बंजर पड़ी थी जमीन और खाली उसमें बबूल और कांटेदार पेड़ ही थे, अब कितना बदल गया है आपका इलाका? अब तो बिल्कुल वहाँ वो जो है एरिया वो तो बिल्कुल एकदम हरा भरा हो गया, उसमें कांटे का देखने का सवाल ही नहीं। तो जब ये ग्रीन बेल्ट पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, पौधे अपने पूरे आकार में बड़े बड़े हो जाएंगे, तब क्या स्थानीय ग्रामीण अपने पशुओं को वहाँ पर चरा सकेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चारा का ये मतलब है, और ये पर्यावरण के लिए ये बड़े पौधे तो ऊपर चले गए हैं। तो ये क्या कि इसमें बकरियां वगैरह ये होती है नहीं, ये गायें वगैरह ये जाती है तब तो बिल्कुल ठीक है, पर ये ऊंट वगैरह जाते हैं नहीं, ये क्या बड़े बड़े होते हैं ऊपर से एकदम तोड़ देते हैं। आपके इस ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट को देखकर आसपास की ग्राम पंचायतों ने भी प्रयास किया, वहाँ पर भी लोगों ने कोशिश की कि लगाया जाए? एक रतनपुरा में लगा था नदी में थोड़ा सा एरिया, पर वो भी सक्सेस नहीं हुआ। क्या निगरानी बहुत रखनी पड़ती है उसमें, फिर वो मन लगाना पड़ता है पूरा। तो थोड़ा भी वो यूं किसी तरह से तार तोड़ देता और चले जाते हैं पशु वगैरह, तो उजाड़ देते हैं। उजाड़ने के बाद में वो वापस भाई पनपना में वो ऐसा रखते ही नहीं है कि हो गया तो हो गया। यानी किसी भी काम को करने के लिए किसी कंपनी के साथ साथ ग्राम वासियों का सहयोग भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी, उनके सिवा तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि ग्राम वाले नहीं चाहे तो लगा के जाते हैं, पीछे कोई तार तोड़ देते हैं। बकरियां वगैरह चारों तरफ खूब है, मवेशी ज्यादा है, तो अंदर घुस जाते हैं, ग्वाले कहीं चले जाते हैं और वो खा बर्बाद भी कर देते हैं। उनका मन नहीं हो तो फिर वो सारे ये भी कहते भाई वहाँ ग्रीन बेल्ट लगाया और अपने काम आएगा और आप इनसे थोड़ा निगरानी रखो, जैसे जाली लगी हुई है थोड़ा मत करना, नहीं तो जाली से जा भी नहीं सकते अंदर। बाहिरचंद खत्री साहब, आपने अपने नगर ग्रीन बेल्ट एरिया के जो 10.5 हेक्टेयर में आपने ग्रीन बेल्ट विकसित किया है, उसके बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए केन वेदांता ने रातों रात ट्यूबवेल की खुदाई करवाई तो ऊपर वाले की कृपा से अथाह मीठा पानी निकल आया। केन वेदांता ने पानी तो खोद निकाला, लेकिन अब चुनौती थी ट्यूबवेल से मोटर चलाकर पानी निकालने के लिए बिजली नहीं थी। न आसपास कोई विद्युत का खंभा था, न कोई तार। सुनते हैं ठेकेदार दलाराम की ये बात। दलाराम जी नमस्कार। राम राम। नमस्कार सर। राम राम। दलाराम जी, ये जो आपकी ग्राम पंचायत है गोलिया जेतमाल, यहाँ पर एक ग्रीन बेल्ट विकसित किया है केयर इंडिया ने, तो किस तरह से काम शुरू हुआ था, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। काम तो यहाँ पे ग्राम पंचायत ने जमीन अवेलेबल करवाई थी। यहाँ पे सरपंच साहब थे कुमाराम जी दूंदवाल, उन्होंने पूरा सहयोग करके यहाँ पे 25 हेक्टेयर जमीन अवेलेबल करवाई थी ग्रीन बेल्ट के लिए, जिसके अंदर लगभग 18,000 पौधे लगे थे। 25 हेक्टेयर में 18,000 पौधे कम नहीं लगे आपको? सर थोड़ा कुछ उसके अंदर पहले से कुछ ऑलरेडी पौधे लगे हुए थे, जैसे ये क्या बोलते केर वगैरह, केजरी के भी प्लांट थे, कुछ बबूल भी थे कुछ, तो उस हिसाब से उनको भी लाइव रखा साथ में। अच्छा, गोलिया जेतमाल में जो आपने ग्रीन बेल्ट डेवलप किया है, ये कौन से साल की बात है, कितना समय हो गया इसको? ये सर 2016 की बात है। 2016 में क्या स्थिति थी जब ये प्रोजेक्ट वहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ था इसका ग्रीन बेल्ट का? वहाँ पे सर वो जमीन पूरी बंजर पड़ी थी, वैसे ही वहाँ पे नॉर्मली खेजड़ी केर वगैरह ये कोई पौधे थे, मतलब थार के हिसाब से। उसके बाद में केयर इंडिया ने यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाया ये, तो इसके अंदर नीम के पौधे भी लगाए, कुछ करंज वगैरह ऐसे, मतलब काफी छायादार पौधे लगाए थे। शुरू में जब ये ग्रीन बेल्ट डेवलप हो रहा था उस समय कुछ परेशानी आई होगी, गाँव वालों ने कुछ विरोध किया होगा, भाई हमारे पशु कहाँ चरेंगे, कैसे जाएंगे लोग बाग, कुछ समस्याएं आई थी, बताइए किस तरह की थी? थोड़ी वो समस्याएं आई थी सर, क्योंकि वो जमीन आसपास में, वो तो खैर जमीन तो गवर्नमेंट की थी, ग्राम पंचायत की जमीन थी, मगर आस पड़ोस में जो किसान वगैरह थे तो उनको थोड़ी असुविधा है, क्योंकि फेंसिंग वगैरह लगवाई थी उसमें पूरी, तो उनको दिक्कत थी, मतलब कि भाई यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बाद में उनको समझाया कि भाई यहाँ पे 4-5 साल में जब ग्रीन बेल्ट पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा तो फिर इसको खोल दिया जाएगा, फिर आराम से अपन पशु भी चराएं, जो भी कोई भी अगर पशु बैठेंगे तो भी छाया मिलेगी, बाकी भी पर्यावरण को कई सारे फायदे होंगे। तो उन्होंने फिर बाद में सबने सहयोग किया मिलके। केयर इंडिया की ग्रीन बेल्ट की योजनाएं चल रही थी, तो ग्राम पंचायत ने भी अपना प्रस्ताव रखा था कि हमारे यहाँ भी आप
डेवलपमेंट के लिए जमीन है अवेलेबल, तो दोनों का फुल सहयोग रहा। लगभग कितना खर्चा आया होगा आपके यहाँ पर? यहाँ पे लगभग 3 करोड़ के आसपास हो गया होगा खर्चा। काफी बड़ा आपका ग्रीन बेल्ट है ना? बड़ा ग्रीन बेल्ट है सर। आपके यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, ऐसे में सिंचाई की व्यवस्था किस तरह से की? सिंचाई की व्यवस्था सर, ट्यूबवेल थे पास में किसानों के, तो जो किसान उस एरिया के टच में थे जिनका जमीन आ रही थी, उनके वहाँ मतलब ट्यूबवेल ऑलरेडी लगे हुए थे, तो उनसे पानी लिया हमने। और ग्रीन बेल्ट जो हमने डेवलप किया उसके अंदर डिक्की बना दी एक पानी की बड़ी, उसके अंदर पानी स्टॉक होता था, और वहां से क्योंकि सैंडी सॉइल है तो उस हिसाब से फिर बाद में टैंकर भर के वहां से और फिर बाद में पौधों के अंदर अलग अलग पानी देते थे। आपके यहाँ खारे पानी की भी समस्या है, ऐसे में खारे पानी का जो खराब प्रभाव आता है पेड़ पौधों पर, उसकी भी कुछ समस्याएं रही? खारे पानी की समस्याएं रही, थोड़े प्लांट सब जले भी थे, खराब भी हुए, तो फिर रिप्लेस करते गए उनको हम। बाकी समय समय पर मतलब बाड़मेर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट केवीके है, जो कृषि अनुसंधान केंद्र, वहाँ पे डॉक्टर प्रदीप अगरिया जी हैं, उनका समय समय पर मार्गदर्शन लेते रहे हम, सहयोग रहा उनका भी। 2016 में बहुत ही खराब हालात थे और पर्यावरण बहुत नुकसान हो रहा था, पेड़ पौधे नहीं थे। अब क्या स्थिति देखते हैं इस प्रोजेक्ट के आने के बाद, जब आपने ग्रीन बेल्ट को डेवलप कर लिया आपके पंचायत गोलिया जीतमाल में? अभी तो सर स्थिति अच्छी है, वहाँ पे बहुत कई सारे पेड़ तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, कुछ रिप्लेस किए थे हमने तो वो थोड़े कोई छोटे हैं, बाकी बहुत अच्छी स्थिति है वहाँ पे, अच्छा ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट हो गया है। ग्रामीण भी सोचते हैं चलो अब ठीक है, कोई दिन पशु वशु भी चरते हैं वहाँ पे, अच्छा ग्रीन बेल्ट बन गया। अच्छा, 2016 से ही आप इस प्रोजेक्ट से, अपने ग्रीन बेल्ट के इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे केयर इंडिया के लिए, वहाँ के पर्यावरण के योगदान के लिए? केयर इंडिया ने तो काम सर अच्छा ही किया है वहाँ पे, नहीं तो वो जमीन आज तक बंजर पड़ी रहती, कोई काम की नहीं थी। एक गाँव के पास में अच्छा ग्रीन बेल्ट डेवलप हो गया तो वहाँ पे हरियाली भी हो गई है, टेम्परेचर भी थोड़ा कंट्रोल रहेगा। बाकी पशु वगैरह पहले धूप में बैठते थे कहीं, तो अब आज की डेट में ये हो गया कि वहाँ पे आराम से छाया में बैठ सकते हैं। ग्रामीण भी कोई रास्ते चलते होता है वो भी आराम से बैठ सकता है वहाँ पे, अच्छा काम किया केयर इंडिया ने। बाकी अगर करना चाहे तो उसके अंदर कुछ अभी और जगह मिल सकती है वहाँ पे जी, वहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं। मतलब अभी और भी गुंजाइश है कि आपके यहाँ पे और अच्छे तरीके से ग्रीन बेल्ट को और विकसित कर सकते हैं। यहाँ पे खूब सारी जमीन पड़ी है, मतलब एक इसको ओरण बोलते हैं, जैसे गुच्छर जमीन है। हमारे गांव के अंदर एक अच्छा स्थान भी है गोगा जी महाराज का, तो वहाँ पे जमीन है काफी 100 बीघा के आसपास जमीन होगी, तो उसके अंदर वहाँ पे मेला भी लगता है प्रत्येक वर्ष, वहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं केयर इंडिया अगर चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद दलाराम जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ आपने ग्रीन बेल्ट के बारे में दी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हार नहीं मानी किसी ने, और ट्यूबवेल के ऊपर सोलर पैनल लगा दिया गया जो सूरज की रोशनी से चलता है। ये प्रयास रंग लाया और पानी की मोटर निर्बाध रूप से चलने लगी। आज केन वेदांता का ट्यूबवेल और सोलर पैनल गायना भाकर इलाके के हजारों वन्य जीवों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ट्यूबवेल से निकलने वाला पानी पाइपलाइन के जरिए 150 मीटर दूरी पर स्थित एक नाड़ी में डाला जाता है और नाड़ी में दिन भर हजारों की संख्या में वन्य जीव और पक्षी अपनी प्यास को तृप्त करते हैं। सरपंच पवन कुमार हमसे क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। पवन कुमार जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। पवन जी, आपका क्षेत्र है खारिया तला, इसमें आपने ग्रीन बेल्ट एक बनाया है, कितने हेक्टेयर है, उसपे कितनी जमीन है? सर वो लगभग हमारी 60 बीघा जमीन है, उसमें हमने करीब 5000 पौधे लगवाए थे। नीम है, बाकी छायादार पौधे हैं, अलग अलग वैरायटी के। करीब हमारे साथ समझो आप 4500 पौधे आज की तारीख में रेडी है एकदम। अभी लगा बहुत ही हरा भरा है। कंपनी केन वेदांता की तरफ से मुझे काम सौंपा गया था कि आप या ग्रीन का ये डेवलपमेंट करो, तो हमने ये उनका काफी अच्छा सहयोग रहा। तो अभी वहाँ हमने बूंद बूंद सिंचाई वाली ड्रिप लगवा के उसी जमीन में ट्यूबवेल बनवा के 5000 पौधे रोपे थे, जो आज की तारीख में करीबन 4500 पौधे एकदम तैयार है सर। पवन कुमार जी, और ये जब आपने प्रोजेक्ट लगाया था, इसमें ग्रीन बेल्ट डेवलप करने का जब विचार किया, तो तब काफी बुरी स्थितियां थी, जंगल पड़ा था बिल्कुल साहब, बहुत ही झाड़ी कटिंग कुछ नहीं है, ये बबूल वगैरह उबड़ खाबड़ जमीन। हमने जैसे भी ट्रैक्टर लगवा के पूरा जमीन को लेवल किया, पहले हमने सर उसको लेवल करके झाड़ी वगैरह कचरा वगैरह सब सफाई करके फिर हमने पूरी उस जमीन की पैमाइश करके फेंसिंग की मैनुअली लोगों को लगवा के। पौधे लगाने से पहले हमने 3-4 दिन पहले गड्ढे तैयार किए, गड्ढे तैयार करके फिर हम देसी खाद लेके आए, खाद वगैरह डाल के फिर हमने ये ग्रीन बेल्ट लगवाया। ये कौन से साल की बात है जब आपने ग्रीन बेल्ट डेवलप करने का विचार किया था? मैंने तो समझो 2015 में सरपंच बना था सर, उसे 1-1.5 साल बाद में ये मैंने काम स्टार्ट करवा दिया सर। तो ग्राम पंचायत का खुद का विचार था या केन वेदांता के लोग आपके पास आए थे? उन्होंने नहीं साहब, बड़ी तो भूमिका साहब
केन की रही थी। काम करने के लिए उन्होंने मोटिवेट किया कि हमें आपकी ऐसी हेल्प कर सकते हैं, बजट है, पौधे हैं, ट्यूबवेल है, ये बूंद बूंद से की जो भी संसाधन है हम उपलब्ध करवा देंगे अगर आपकी पंचायत लगवाना चाहे। तो मैंने उसके अंदर उसी ली में अगर आप इतना सारे कर रहे हो तो मैं मेहनत में कर लूंगा। तो हमारा टीम बना के अच्छी मेहनत की और उसका फल भी हमें बहुत अच्छा मिला कि 4500 पौधे आज की तारीख में एकदम हरा भरा लगा, शानदार। तो अब क्या स्थिति है वहाँ पर, कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत बढ़िया साहब। अगर वहाँ अब कोई जैसे गर्मियों के टाइम में वहाँ जाता है ना तो बड़ा एकदम सुकून मिलता है, एकदम साया ही साया, हरा भरा एकदम। अब उसके अंदर सारी नील गायें हैं, हिरण हैं, छोटे मोटे जानवर है, पशु है, वो साया में बैठते हैं, टहलते हैं। बहुत ही शानदार कहना मतलब। अच्छा ये बताइए, शुरू में कुछ दिक्कतें आई आपको ग्रामवासियों की तरफ से? छोटी मोटी दिक्कतें आई थी सर, क्योंकि वो सरकारी जमीन थी, चारों तरफ से खाली थी, तो किसी ने छोटा मोटा कब्जा कर रखा था, किसी ने कुछ था, किसी वो मवेशी वहाँ सराते थे। तो मैंने पटवार इलाके लोगों की एक मीटिंग करके उनको समझाया भाई ये अपने लिए ही है, पौधा लग जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, उसके बाद अपना ही यहाँ, बाकी कौन बैठेगा, गाँव वाले ही बैठेंगे। गाँव के पशु है, ये सारे जानवर है, जंगली जानवर, और पर्यावरण के लिए भी शुद्ध ऑक्सीजन। आजकल कितने पेड़ पौधे कट रहे हैं, 4-5 साल बाद देखना आप खुद ही बोलोगे वास्तव में, और वही लोग अब कह रहे हैं कि वास्तव में बहुत ही शानदार काम किया है। अच्छा, जो लोग विरोध कर रहे थे वो अब आपके साथ है? बिल्कुल साथ है साहब, एक पूरे खुश हैं कहने मतलब कि आज बहुत ही शानदार काम हुआ। तो आपके ये ग्रीन बेल्ट विकसित करने से जो केरन वेदांता का योगदान था, इसमें क्या कहना चाहेंगे केरन के लिए आप? मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर केरन और भी पंचायतों को, जैसे मेरे को भी और कहीं अच्छी जगह मैं खूब दे देता हूँ, लोग मोटिवेट हो गए, पौधे लगाएं तो अपना पर्यावरण शुद्ध रहेगा। और एक गैस, तेल, कोयला, बहुत सारी खदान खुद रहे हैं, तो जो खाली जमीन पड़ी वहाँ अगर पेड़ पौधे लगाते हैं तो साहब प्रकृति के लिए नहीं है, मनुष्य जीवन के लिए बहुत अच्छा, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा आने वाले टाइम में। यानी केरन ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा काम किया है। आप पवन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी से बात करने के लिए। केरन वेदांता के ट्यूबवेल से न केवल वन्य जीवों को लाइफलाइन मिली है, बल्कि प्रकृति को भी इस ट्यूबवेल से काफी योगदान मिल रहा है। गायना भाखर में मीठा पानी मिलने के बाद सरकार भी आगे आई और नाड़ी के पास एक बड़ी नर्सरी बना दी, जहां नाड़ी के मीठे पानी से हर साल हजारों पौधों को तैयार किया जाता है, बल्कि इस क्षेत्र के दर्जनों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और ये है पत्ताराम गोदारा, इनकी भी बात सुन लेते हैं। मारो नाम साहब पत्ताराम गोदारो है और मैं बड़े दूर रहने वाला हूँ और 2 सालों हूँ काम कर रहे हूँ एरिया में, और पौधों को पानी पिलाना है, इन्हें साफ सफाई करनी है, खरपतवार करनी है, कसी को निंदोण काटना है, पौधों ने सामना है। इन तरीके से धीरे धीरे काम सलाह हो डेरो। पहला हूँ काम तो कोई कंपनियों में करते हो तो कंपनी वालों मेहरबानी मैंने वो सेट कर दियो कि एरिया में भाई और रखड़ और ठीक है। ये सब मैंने 2 साल संपर्क कर 2 साल मैंने काम बढ़िया हो। इनमें सा 8-9 वाल की ज़मीन है, मतलब 70-80 बीघा ऐडी ज़मीन है। इनमें पौधा साहब बोलडी है, खेजड़ी है, कीकर है, केर है, बबूल है, कोई जाड़ है, ऐडा पौधा है, कोई ऐडा कीमती पौधा बेसी समग्र ऐडा ही लगौड़ा है। इस तरह बाड़मेर ने अपनी उन्नति को पर्यावरण से ऐसा जोड़ा कि फिर मुड़ के पीछे देखने की जरूरत ही नहीं रही। एक पानी के अभाव में बाड़मेर क्या था और पानी के आने से बाड़मेर क्या हो गया है, इसकी कहानी यहाँ के फलते फूलते व्यवसाय और उन्नत दर्जे की खेती अपने आप कह रही है। किसी भी स्थान के अच्छे बुरी किसी स्थिति के लिए पर्यावरण कितना जिम्मेदार होता है, ये हमें बाड़मेर का परिवर्तन सहज ही समझा जाता है। आज के मरुमंगला कार्यक्रम में दादा के किरदार में थे ईश्वर दत्त माथुर और पोती की भूमिका निभाई चंचल ने। सरपंच और ठेकेदार से बातचीत कर रहे थे गोपाल लाखन। अब दीजिए इजाजत सुषमा को। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे केरन ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड। मरुमंगला।